नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। इंडियन ज्योग्राफी में हम डिस्कस कर रहे थे भारत का रिवर सिस्टम यानी नदी तंत्र। आज हम बात करेंगे सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी हमारे उत्तर भारत की प्रमुख नदी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आपने बहुत बार सुना होगा हिस्ट्री में, जो कि इसी नदी के किनारे पनपी। हम देख सकते हैं कि यह नदी कहाँ से निकलती है। यह तिब्बत से निकलती हुई हमारे भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि तिब्बत वर्तमान में किस चीज का, चाइना का हिस्सा है। तो यह चाइना से होते हुए आती है। तो हम देख सकते हैं कि तिब्बत पहले एक सेपरेट जो यहाँ पर देश हुआ करता था यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि इसकी स्थायी सरकार ना होने के कारण इसको चीन ने कब्जा लिया और इसकी सीमा, जो चीन की सीमा है, वह सीधे तौर पर भारत से शामिल होने लगी। तो अब हम देख सकते हैं कि जो चीन की सीमा है वह भारत से साझा होती है। तो इस स्थान पर जो सिंधु नदी है वह चीन से निकलती हुई भारत के इस क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से होते हुई पाकिस्तान में जाती है। और पाकिस्तान के बाद कहाँ पर जाती है? अफगानिस्तान में। तो हम समझने का प्रयास करेंगे जो कि हमारी सिंधु नदी है इसके अपवाह तंत्र की, और इसमें कौन कौन सी नदियां शामिल होती है उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिंधु नदी जल विवाद है, उसकी जो संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई है उसके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ से। तो यह जो तिब्बत वाला क्षेत्र है जो कि चीन द्वारा कब्जाया हुआ है, इस क्षेत्र से गुजरती हुई यह जो है जम्मू कश्मीर क्षेत्र से गुजरती हुई यहाँ पर क्या होती है, यह पाकिस्तान में जा रही है। और साथ ही हम देख सकते हैं इसकी सहायक नदियां। तो यहाँ पर जो सहायक नदियां हैं वह बारी बारी से कहाँ पर मिलती हैं? सिंधु नदी में मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे झेलम नदी की, और झेलम नदी के बाद हम बात करेंगे चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और सतलज के बाद हम देख सकते हैं कि यह 6 नदियां हो जाती है। एक सिंधु हो गई, दूसरी हो गई झेलम, तीसरी हो गई चेनाब, चौथी हो गई रावी, पांचवी ब्यास, छठवीं सतलज। 6 नदियां यहाँ पर हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे किस चीज की? सिंधु नदी का जो समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, इसकी 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो साथ ही 2 देश निकल कर आए, भारत व पाकिस्तान। इनके बीच कई मामलों में विवाद होते रहे, सीमा को लेकर विवाद हुआ तो उसका डिस्प्यूट सॉल्व कर लिया गया। लेकिन हम देख सकते हैं कि अब नदियों की बात होती है तो नदियों का विवाद यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ था। इसके लिए अमेरिका द्वारा एक सलाह दी गई कि आप जाइए और विश्व बैंक की मदद से क्या करवा लीजिए, आपका जो सिंधु घाटी का जो विवाद है, सिंधु नदी का विवाद है, उसको सॉल्व करा लीजिए। तो इसमें मध्यस्थता किसने की? विश्व बैंक ने की। और हम देख सकते हैं यह दोनों देश जाकर 1960 में रावलपिंडी में बैठे। रावलपिंडी में दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ जिसे सिंधु नदी समझौते के नाम से जाना जाता है, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की, जो कि बिचौलिया था। अब हम देख सकते हैं कि इसमें जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अयूब खान जो कि जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे, इन दोनों के बीच एक समझौता होता है जिसे सिंधु नदी समझौते के नाम से जाना जाता है। अब हम देख सकते हैं इस समझौते में क्या क्या हुआ। इसमें कहा गया कि भारत के अधिकार क्षेत्र में रावी, ब्यास और सतलज, जो आई लिखा हुआ है, रावी, ब्यास, सतलज, यह 3 नदी हैं। इनका जल अपने भारत के क्षेत्र में रहेगा, इनका यूज भारत कर सकता है। और इसके अलावा पाकिस्तान के क्षेत्र में झेलम, चेनाब और सिंधु, झेलम, चेनाब और सिंधु का जो जल है वह पाकिस्तान के उसमें रहेगा। यहाँ पर ना तो हम कोई भी डैम बना सकते थे, ना भी किसी प्रकार की परियोजना चला सकते थे। यह 3 नदियां भी ऐसी थी कि इसमें शुरुआती तौर पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट की कमी थी। वहाँ के लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी के लिए पैसे की व्यवस्था करानी थी। तो क्या हुआ कि कुछ वर्षों के लिए इनका जल भी इसके लिए पाकिस्तान के लिए दे दिया गया। लेकिन हम देख सकते हैं कि इसी समझौते के दौरान झेलम, चेनाब व सिंधु नदी, जो रावी, ब्यास व सतलज नदी, इनका यूज भारत कर सकता है। तो हम देख सकते हैं कि इसके बाद 62 की युद्ध हुआ, 1975 में भी युद्ध हुआ, इतने सारे युद्ध होते रहे, लेकिन दुनिया की यह पहली ऐसी संधि थी जो कि विखंडित नहीं हुई, जिसका पालन हम आज तक करते आ रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि जहाँ भी विवाद होता है हम इसकी कोई भी चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये जो जल जा रहा है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, लोगों की भलाई के लिए काम करता है। इसलिए इस समझौते पर हमने किसी भी प्रकार का विवाद के चलते किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की गई है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी किसकी? चेनाब नदी पर।
चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा आर्च बांध बनाया हुआ है। आर्च बांध जो कि झूलता हुआ बांध कहलाता है। इसमें हम देख सकते हैं कि यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, और बांध नहीं वो ब्रिज है। और इसमें हम देख सकते हैं कि 28,000 करोड़ की लागत भारत द्वारा लगाई गई है। अब हम बात करते हैं सिंधु नदी की कि यह किस किस प्रकार से झेलम, चेनाब, रावी, व्यास यह सब मिलती हैं। यह इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी में पाकिस्तान में जाकर मिल जाती हैं, लेकिन भारत में यह सेपरेट है। चेनाब सेपरेट है, रावी सेपरेट है, व्यास, सतलज सभी नदियां सेपरेट हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे ही सिंधु नदी पाकिस्तान में जाती है तो यह सारी नदियां सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इस क्षेत्र को पंचनद कहा जाता है क्योंकि 5 नदियों का यहाँ पर संगम होता है। और हम देख सकते हैं कि जो वर्तमान में पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा किसके पास है, पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, और छोटा सा हिस्सा हमारे पास भारत में है, जो कि पंजाब के नाम से ही दोनों जगह पर जाना जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं इसका जो पंजाब नाम पड़ा वह 5 नदियों के संगम से ही पड़ा है। तो हमने विभिन्न प्रकार की जानकारी सिंधु नदी के बारे में प्राप्त की। इसी प्रकार के ज्ञान के लिए बने रहे स्टडी गाइड बाय मनी पांडे से, करते रहे अपना अध्ययन। हिस्ट्री आपकी कवर करा दी गई है, पॉलिटी के बहुत सारे लेक्चर आपके पड़े हुए हैं, उनको आप देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, यह सब फ्री है और ना ही कभी भविष्य में इसको पेड किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। ऐसे बच्चों तक जानकारी को पहुंचाने का प्रयास करें जो कि आर्थिक रूप से असक्षम है और अपना अध्ययन करना चाहते हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।